वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आलमी सकाफती विरसा कमेटी के 46वें इजलास का करेंगे इफ्तिताह। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल अज़ोले समेत 21 रुकन ममालिक के नुमाइंदे करेंगे शिरकत। पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल हुकूमत की कुल जमाती मीटिंग में हुक्मरान जमात और अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने की शिरकत। पीर से शुरू होकर अगले माह की 12 तारीख तक चलेगा बजट इजलास। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के हवाले से बीजेपी का गौर खौस। पुणे में भारतीय जनता पार्टी के रियासती कन्वेंशन में इकट्ठा हुए बीजेपी के कद्दावर लीडरान। अमित शाह ने कारकुनों को दिया जीत का मंत्र, कहा कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में महायुति को मिलेगी भारी अक्सरियत। केरल में नीपा वायरस से मुतासिर 14 साला लड़के की मौत। रियासत में वायरस के मुमकिन फैलाव से मुतालिक अलर्ट जारी। तकनीकी मदद के लिए भेजी जा रही है मुश्तरका माहिरीन की मरकजी टीम। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दरमियान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सिविल सर्विस की मुलाजमतों में कोटा खत्म करने के मामले पर पलटा हाई कोर्ट का फैसला। अहलियत के लिए 93%, मुजाहिदीन आज़ादी के खानदानों के लिए 5% और दीगर के लिए 2% कोटे का इल्तिजाम करने का हुक्म। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। आज से 31 जुलाई तक दिल्ली के भारत मंडपम में आलमी सकाफती विरसा कमेटी की मीटिंग का इनेकाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इजलास का इफ्तिताह करेंगे और इस हवाले से उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि ये पहला मौका है कि हमारा मुल्क इस कमेटी की मेज़बानी कर रहा है। ये हमारे विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ों पर ख़यालात के तबादले का एक अहम प्लेटफॉर्म है। ये यूनेस्को का 46वां इजलास है जिसमें आलमी सकाफती विरसा कमेटी में शामिल 150 से ज़ायद ममालिक के 2000 से ज़ायद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। ये बैनुल-अक़वामी सतह का प्रोग्राम G20 सरबराही इजलास के बाद पहली बार मुल्क में मुनक़िद किया जा रहा है। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल आरडे अज़ोले और सकाफत के वुज़रा, सफ़ीर और मुख्तलिफ ममालिक के माहिरीन इस तकरीब में शिरकत करेंगे, जिसका एहतमाम मरकज़ी वज़ारत सकाफत के यूनेस्को के ताउन से किया गया है। आलमी सकाफती विरसा कमेटी का इजलास साल में एक बार होता है और इसमें आलमी सकाफती विरसा और आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किए जाने वाले मकामात से मुताल्लिक़ तमाम उमूर के इंतज़ाम के बारे में फ़ैसले किए जाते हैं। और इस इजलास के दौरान आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में नए मकामात को नामजद करने की तजवीज़, 124 मौजूदा आलमी सकाफती विरसे की जायदादों के कंजर्वेशन स्टेटस रिपोर्ट, बैनुल-अक़वामी इमदाद और आलमी सकाफती विरसा फ़ंड के इस्तेमाल वगैरह पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल हुकूमत की तरफ से बुलाई गई कुल जमाती मीटिंग में हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के फ्लोर लीडरों ने शिरकत की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरेन रिजिजू और मरकज़ी वज़ीर चिराग पासवान समेत कई मरकज़ी वुज़रा ने शिरकत की। और इसके अलावा अपोजिशन पार्टियों के लीडरान, जिनमें एसपी लीडर राम गोपाल यादव, कांग्रेस के जयराम रमेश, डीएमके के तिरुचि शिवा ने भी मीटिंग में शिरकत की। मुलाकात के दौरान पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के काम को खुश उसलूबी से चलाने के लिए तमाम अपोजिशन जमातों से बातचीत हुई। बजट इजलास पीर से शुरू होकर आइंदा माह की 12 तारीख तक जारी रहेगा। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण मंगल यानी कि 23 जुलाई को लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। ये नरेंद्र मोदी हुकूमत की तीसरी मियाद का पहला बजट होगा। बजट सेशन से पहले कल कुल जमाती मीटिंग के बाद पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरेन रिजिजू ने कहा कि तमाम लीडरों ने आइंदा इजलास को आसानी से चलाने पर इत्तेफाक किया है। मुलाकात में सियासी जमातों की जानिब से आइंदा इजलास के हवाले से कई तजावीज़ भी दी गई। हुकूमत ने तमाम जमातों की तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करने को यकीन दहानी कराया है। पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना ये सरकार में जो है उनका भी जिम्मेदारी है और विपक्ष में जो सदस्य है उनका भी जिम्मेदारी है। हम मिल करके अच्छी तरह से बजट सेशन को चलाएंगे, ऐसा हमारा अपील है। और सबका मेंबर्स का बहुत सारा विषय इन्होंने सजेशन किया है। हम उसका सेंस को समझते हुए राज्यसभा में आदरणीय चेयरमैन
और लोकसभा में आदरणीय स्पीकर दोनों से चर्चा करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बैठक में हम इसको आगे कैसे ले जाना है आगे चर्चा करेंगे। और एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल ने कुल जमाती मीटिंग में शिरकत के बाद कहा कि तमाम पार्टियों के लीडरों ने अपनी तजवीज़ पेश की हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में मुनासिब बहस की ज़रूरत है। बजट आने वाला है तो इसलिए अलग अलग पहलुओं पर किस तरह से चर्चा होनी चाहिए। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। कई पार्टियों ने अपने राज्यों के भी विषय कुछ लिए जाने चाहिए, उसके बारे में भी बात की। लेकिन एक बात निश्चित है, मैंने जो सुझाव दिया कि सत्र पार्लियामेंट का किस तरह से अच्छे तरह से चले, अच्छी डिबेट हो, अच्छी चर्चाएं हो और व्यवधान कम से कम हो। देखिए, कोई भी इशू तो आएगा, इतने बड़े हमारे देश में अलग अलग घटनाएं अलग अलग राज्यों में घटती हैं, उनको जरूर इस संसद में उठाना चाहिए, लेकिन एक तौर तरीके से उठाया जाए तो उस पर व्यापक चर्चा भी हो सकती। और अब बात बजट से मुतालिक खबरों की। और आइए जानते हैं कि आने वाले बजट से मुल्क के अवाम को क्या उम्मीदें हैं। अगर हम रेलवे में भी देखें तो रेलवे में भी ज़्यादा फोकस उनको करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अभी रिजर्वेशन को लेके काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता ही जा रहा है, तो अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, अगर हम एनर्जी के एस्पेक्ट्स को अगर हम लेते हैं तो उसमें भी बहुत सारी सब्सिडी भी देनी चाहिए। जो जनरल कोचेज़ होते हैं वो भी उनको शायद बढ़ाना चाहिए। पहले जो रजिस्टरिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसके बाद आगे के प्लान करना चाहिए बजट में। लास्ट टाइम भी जब बजट आया था तो गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू इन्वेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख करोड़ on railway sector, which really helped in terms of how railway stocks has done in past 2-3 years of time. Government just keep continuing those plans for making investments in these sectors even in this budget. और आइंदा आने वाले बजट से ब्रेन रिसर्च फाउंडेशन के विजय पाजे को क्या उम्मीदें हैं, ये जानते हैं। जो मध्यम और लघु उद्योग का क्षेत्र है, जिससे हम MSME कहते हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज 14 मिलियन से ज़्यादा 140 लाख से भी ज़्यादा MSMEs है और 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग उस पर डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, जो भारत के एक्सपोर्ट का ऑलमोस्ट 50% और नेशनल इकोनॉमी का 1/3 इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करता है। ये ध्यान में रखते हुए उनको जो आज मेन प्रॉब्लम है वो वर्किंग कैपिटल जिसे हम कहते हैं उसका है। छोटे लघु उद्योग के लिए 45 दिन में पैसा नहीं आया तो मुश्किल हो जाती है, तो वो वर्किंग कैपिटल ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके बारे में कुछ ठोस उपाय योजना होनी चाहिए। और वहीं NIRC के रुकन डॉक्टर विजय कुमार ने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले बजट में क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत MSME को फायदा पहुंचाया जा सकता है। Micro, small and medium enterprises contribute significantly to the employment and GDP. We expect from the budget to announce enhanced credit access, especially by the credit guarantee scheme with lower interest, ease of compliance for improving the MSME sector, and also expect the introduction of training session for the MSMEs for improving their skills. और अब खवातीन मुसाफिर ट्रेन में भी माहवारी के दौरान सैनिटरी पैड हासिल कर सकेंगी। मगरबी सेंट्रल रेलवे जोन का भोपाल डिवीजन ये पहल करने जा रहा है और इसमें ट्रेन के कोच के अंदर ही सैनिटरी पैड दस्तयाब कराए जाएंगे। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। अक्सर खवातीन को माहवारी के दौरान ट्रेन में सफर के दौरान तकलीफ का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर जब उन्हें ट्रेन में अचानक माहवारी के आसार मिलते हैं। इसी को जहन में रखते हुए मगरबी वस्ती रेलवे जोन में आने वाले भोपाल डिवीजन में एक पहल शुरू होने जा रही है। अब ट्रेनों में सफर करने वाली खवातीन को सैनिटरी पैड की सहूलत फराहम की जाएगी। भोपाल रेलवे डिवीजन के सीनियर DCM सौरभ कटारिया ने कहा कि कोच के अंदर एक कॉम्पैक्ट मशीन नस्ब की जाएगी, जिसकी मदद से ट्रेन के कोच के अंदर ही खवातीन को सैनिटरी पैड दस्तयाब कराए जाएंगे।
ये पहल एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रिवांचल जैसी प्रीमियम ट्रेनों के साथ शुरू की जाएगी। अगस्त तक तमाम रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल होने का इम्कान है। मुसाफिरों के रिस्पांस की बिना पर ऐसी मशीनें दूसरी ट्रेनों में भी लगाई जाएंगी। हम लोग इस रिवांचल एक्सप्रेस के डिफरेंट कोचेस में भी हम ये सैनिटरी पैड मशीन को स्थापित करेंगे और देखेंगे कि इसको हम और डिफरेंट ट्रेन्स के अंदर लगा सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। भोपाल रेलवे डिवीजन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बीना रिफाइनरी के इश्तराक से बीना रेलवे स्टेशन के खवातीन वेटिंग रूम में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन नस्ब की गई है। 100 पैड्स की गुंजाइश वाली ये ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन खवातीन मुसाफिरों के लिए एक अहम सहूलत साबित होगी, जो उनके सफर के दौरान हिफ्जाने सेहत और सहूलत को यकीनी बनाएगी। मजीद 12 स्टेशन के अहाते में सफाई को बरकरार रख खवातीन की सेहत और सफाई को तरजीह देने के मकसद से किया गया है। ये इक़दाम मुसाफिरों को साफ सुथरा और महफूज माहौल फराहम करेगा। खवातीन ने कहा कि मशीन के लगने से आने जाने वाली खवातीन इससे मुस्तफीद होंगी। जिसको ज्यादा इमरजेंसी पड़ती है तो यहाँ से पैसे डालकर और स्टेप निकाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी महिलाएं आती जिनको परेशानी थी, मशीन लगने से उनको फायदा हो गई। ये पहल सबसे पहले बीना जंक्शन में शुरू हुई, जिसके सफलता के बाद अब ये ट्रेनों में भी महिलाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। कैमरामैन कुमार गौरव के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज भोपाल। और नीट 2024 में कुल 23.33 लाख तलबा ने शिरकत की थी और इनमें से 2321 तलबा ने 700 या इससे ज्यादा नंबर हासिल किए। ये तलबा मुल्क और बैरून मुल्क 1404 मराकिज़ में फैले हुए थे। ये 1404 मराकिज़ फिर से 276 शहरों और 25 रियासतों मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में फैले हुए थे। इतना बड़ा फैलाव जाहिर करता है कि बहुत से उम्मीदवार रिवायती ट्यूशन मराकिज़ से नहीं थे, वो भी नीट 2024 में टॉपर्स की फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब हुए। ये सच है कि बहुत से तलबा जिन्होंने रिवायती ट्यूशन मराकिज़ जैसे सीकर, कोटा और कोट्टयम से इम्तिहान दिया, वो 700 या इससे ज़्यादा स्कोर करने में कामयाब रहे। ताहम उम्मीद की किरण ये है कि दूसरे शहरों से इम्तिहान देने वाले बहुत से तलबा भी इसके दायरे में आने में कामयाब हो गए। मिसाल के तौर पर लखनऊ के 35 तलबा, कोलकाता के 27 तलबा, लातूर के 25 तलबा, नागपुर के 20 तलबा, फरीदाबाद से 19, नांदेड़ से 18, इंदौर से 17, कटक और कानपुर से 16-16, कोल्हापुर से 14-14, नोएडा और साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, आगरा और अलीगढ़ से 13-13, अकोला और पटियाला से 10-10 और दावनगेरे से 8, बनासकांठा वगैरह से 7 तलबा और 700 या इससे भी ज़्यादा नंबर हासिल करने में कामयाब रहे। और ऐसा लगता है कि नीट के निसाब को हायर सेकेंडरी के निसाब के साथ हम आहंग करने के नताइज बरामद होने लगे हैं। और इसी तरह से मुशाहिदात दूसरे स्कोर के ज़ुमरे के लिए भी दस्तयाब हैं। मिसाल के तौर पर नीट 2024 में 650 से और 699 के दरमियान स्कोर करने वाले उम्मीदवार 509 शहरों और 4044 मरकज़ में फैले हुए हैं और 600 से 649 के दरमियान स्कोर करने वाले उम्मीदवार 540 शहरों और 4484 मराकज़ में फैले हुए हैं। 550 से 599 के दरमियान स्कोर करने वाले उम्मीदवारों की तादाद 548 शहर और 4563 मराकज़ में फैले हुए हैं। और एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता मेंबरान की तादाद में मई में 19.50 लाख का इजाफा हुआ है। अप्रैल 2018 के बाद ये सबसे बड़ा इजाफा है। हफ्ते को मेहनत और रोजगार की वजारत की तरफ से जारी करदा अदद-ओ-शुमार के मुताबिक मई 2020 के मुकाबले इस साल मई में EPFO ने 2% ज्यादा थी। EPFO के अरकान की तादाद में इजाफा जाहिर करता है कि मुल्क में रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। अदद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ मई 2024 में 9.85 लाख नए मेंबरान EPFO में शामिल हुए हैं।
और महाराष्ट्र में बीजेपी ने असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र पुणे में कारकुनों और ओहदेदारों की मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें रियासत के सैकड़ों बीजेपी कारकुनों और ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। और कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, मरकजी वजीर पीयूष गोयल, महाराष्ट्र के इंचार्ज भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में मुनक़िद बीजेपी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 60 साल बाद मुल्क में अगर किसी शख्स को मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने का मौका मिला है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। 60 साल के बाद पहली बार देश में किसी एक नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री लेने का शपथ लेने का यश मिला है तो वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को। आज मैं कहने आया हूं महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को, हमने महाराष्ट्र विधानसभा में भी 14, 19 और 14 और 19 से योग जितना बड़ा विजय 24 में प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना। और केरल में नीपा वायरस का 5वां मामला सामने आया है। मल्लापुरम में एक 14 साल बच्चे में नीपा वायरस की तस्दीक हुई है। रियासत में वायरस के मुमकिन फैलाव के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। दरियासना केरल की वजारत सेहत वीना जॉर्ज ने हफ्ते को मल्लापुरम जिले में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें नीपा वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वीना जॉर्ज ने कहा है कि रियासत इस मसले से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ये भी कहा है कि 214 अफराद प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में हैं, जबकि 60 हाई रिस्क में हैं। राब्ता फहरिस्त में शामिल तमाम अफराद को अलग थलग किया जाएगा। मल्लापुरम में नीपा वायरस की तस्दीक के बाद रोकथाम के इक़दामात तेज़ कर दिए गए हैं और इस सब के दरमियान वायरस पर काबू पाने के लिए हुकूमती हुक्मनामे के तहत बनाए गए SOP की बुनियाद पर 25 कमेटियां तश्कील दी गई हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू की गई है। कोझीकोड मेडिकल कॉलेज समेत तमाम सरकारी अस्पतालों में ज़रूरी आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए गए हैं। और उत्तर प्रदेश में अमरोहा के नज़दीक गाजियाबाद और मुरादाबाद सेक्शन के दरमियान 20 जून को मालगाड़ी की 7 बोगियां पटरी से उतर जाने के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त को दोबारा शुरू करने के लिए मरम्मत का काम जारी है। मुरादाबाद के डिविजनल रेलवे मैनेजर राजकुमार सिंह ने कहा है कि हम दोनों लाइनों पर एक साथ काम कर रहे हैं। हम ट्रेनों की आमदोरफ्त शुरू करने के लिए पहले डाउन लाइन को ठीक करेंगे और इसमें 2 घंटे लगेंगे और फिर हम अप लाइन को ठीक करेंगे, जिसमें 8 से 6 घंटे लगेंगे। अभी हम लोग दोनों लाइन के साथ साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पहले डाउन लाइन को फिट करेंगे, उस पर ट्रेन संचालन शुरू होगा, उसके बाद अप लाइन को फिट करेंगे। डाउन लाइन पे हमें लग रहा है अभी से करीब लगभग 2 घंटे और अप लाइन पे करीब 6 से 8 घंटे और लगने का अनुमान है। और पुलिस ने बरेली उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों के घरों पर हमला करने के इल्जाम में 35 शरपसंदों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गांव के साबिक सरबरा हीरा लाल की शिकायत पर इस मामले में 50 नामजद और 10 से 15 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन तमाम शरपसंदों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। दरहकीकत कुछ लोगों ने मुहर्रम के दिन ताजिए के दौरान ढोल बजाने पर एतराज़ किया था, जिसके बाद अगले दिन घरों पर पथराव का ये मामला सामने आया है। और गुजरात में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा रखी है। महकमे मौसमियात ने कई अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 5 दिनों के दौरान जनूबी भारत में गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश की उम्मीद है। राजधानी दिल्ली में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आज कोंकण और गोवा, बस्ती महाराष्ट्र के घाट इलाकों और विदर्भ जनूबी छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की पेशनगोई की है। अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड में मुख्तलिफ मकामात पर तेज बारिश का इम्कान है और इसके अलावा मशरक़ी राजस्थान में मंगल और बुध के रोज़ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और इसके साथ ही पीर और मंगल को हिमाचल प्रदेश और पीर को मगरबी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अगले 5 दिनों के दौरान शुमाल मशरक़ी भारत के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है।
केदारनाथ पैदल चलने वाले रास्ते पर आज सुबह एक बड़ा हादसा पेश आया है। चीरबासा के नजदीक पहाड़ी से गुजरने वाले पत्थरों की जद में आकर 3 मुसाफिर जाँ बहक और 8 शदीद जख्मी हो गए। शदीद जख्मियों में एक मकामी बाशिंदा भी शामिल है। तकरीबन 6 मुसाफिरों को मामूली चोटें आई हैं। इत्तला मिलते ही यात्रा के रास्ते पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों बशमूल NDRF और DRYMF इंतजामिया की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम शुरू किया। रेस्क्यू टीम ने मलबे से 3 मुसाफिरों की लाशें निकाली हैं। केदारनाथ यात्रा के रास्ते पर बनाए गए आरजी अस्पताल में शदीद जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। दीगर मुसाफिरों की तलाश में इंतजामिया का सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल सूरत हाल काबू में है और यात्रा के रूट में मामूली तब्दीली की गई है। और उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में हुए हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जाए हादसे पर राहत और बचाव का काम जारी है। मैं इस सिलसिले में हुकाम के मुसलसल राब्ते में हूँ। हादसे में जख्मी होने वालों को फौरी तौर पर बेहतर इलाज फराहम करने की हिदायत दी गई है और ईश्वर मरने वालों की रूह को सुकून अता करे और सुगवार कुंभों को ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत दे। सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान तीर्थ यात्रियों का एक और नया जत्था आज सुबह पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। तीर्थ यात्री मुकद्दस मकाम के लिए रवाना हुए। बालताल और पहलगाम यात्रा के बेस कैंप की तरफ रवाना हुए। गुज़िश्ता 22 दिनों में अब तक 3,86,000 से ज़ायद आज़मीन सफ़र कर चुके हैं और आज सुबह 3,113 यात्रियों की एक और खेप जम्मू कश्मीर से यात्रा करने के लिए रवाना हुई और कल हफ्ते को 11,000 से ज़ायद अक़ीदतमंदों ने दर्शन किए। पढ़ने की रिवायत को फ़रोग़ देने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। दिल्ली में दी रीडर्स कॉन्क्लेव का इनेकाद किया गया। इस पाठक समागम का इफ्तिताह G20 शेरपा और मुसन्निफ अमिताभ कांत ने किया। पेश है हमारे नामानिगार गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। दिल्ली में माटी ट्रस्ट की तरफ से एक अनोखी और मुफीद पहल की गई। जी हां, पढ़ने की रवायत को फरोग देने के मकसद से माटी ट्रस्ट के जरिए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स नई दिल्ली के इश्तराक से द रीडर्स कॉन्क्लेव यानी पाठक समागम के पहले एडिशन का इनेकाद किया गया। हफ्ते के रोज समागम के इफ्तिताही इजलास में G20 शेरपा और मुसन्निफ अमिताभ कांत ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि किताबों का पैगाम आसान और इल्म खुशहाली पर मबनी होता है। ये आपकी सोच को रोशन करने और आपको अपने मकसद की तरफ ले जाने में मदद करता है। हमें इस ज़हनी और रूहानी बातचीत में बने रहना चाहिए और अपने पढ़ने के तजर्बात को दूसरों के साथ मुश्तरक करना चाहिए। पुस्तकों का संदेश सरल होता है, ज्ञान और समृद्धि का संदेश होता है। यह आपकी सोच को प्रफुल्लित करने और आपके अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में बहुत मदद करता है और हमें इस मानसिक और आध्यात्मिक संवाद में बने रहना चाहिए और अपने पढ़ने के अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। तो किताबों ने लोगों को हमेशा इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है, इमेजिन करवाया है और बदलाव लाया है। अपने सदारती खिताब में मशहूर सहाफ़ी और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के सदर राम बहादुर राय ने कहा कि किताबों की अहमियत कभी कम नहीं होगी। उन्होंने इस इंतखाब पर जोर दिया कि हमें क्या पढ़ना है। माटी की जो बौद्धिक शक्ति है अपार है। माटी तो एक सिंबल है और माटी की जो बौद्धिक क्षमता है वह सचमुच उसका कोई था नहीं पाया जा सकता, वो अपार है। माटी ट्रस्ट के कन्वीनर और कॉन्क्लेव के क्यूरेटर आसिफ आजमी ने कहा कि पढ़ने की रिवायत को फ़रोग़ देने के अलावा हम क़ारीन को किसी भी मौजू पर असल माखज़ की तरफ राग़िब करना चाहते हैं। माटी एक पेड़ बन गया है। इन 7 सालों में इसके बहुत सारे वृक्ष, बहुत सारी डालें, मजबूत तने भी हैं और कुछ नए नवेले भी। इस 2 रोज़ा पाठक समागम में कारपोरेट मैनेजमेंट, सवाने उम्री, सफ़रनामे, तारीख, रूहानियत से लेकर अफसाना, बच्चों की कहानियाँ और शायरी तक तकरीबन तमाम असनाफ की किताबों को शामिल किया गया है। इसमें साबिक IPS प्रकाश सिंह, राम बहादुर राय, जयशंकर गुप्ता, जितेंद्र श्रीवास्तव, H.A. कुरैशी, सूर्यनाथ सिंह, रणविजय,
चंद्रभूषण और रुचि सिंह जैसे मुसन्निफीन की किताबों पर तबादला ख्याल किया गया। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 30% रिजर्वेशन के फैसले को पलट दिया है। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के तहत 30% नशिस्तें मुजाहिदीन आज़ादी के ख़ानदान के अफराद के लिए मुख्तस की गई थीं। तहरीक के बाद हुकूमत ने 2018 में इस निज़ाम को ख़त्म कर दिया था। ताहम मुजाहिदीन आज़ादी के ख़ानदानों की अपील के बाद हाई कोर्ट ने जून के महीने में साबका कोटा सिस्टम को बहाल कर दिया था, जिसकी वजह से तहरीक शुरू हुई है। आज बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हुए कोटे में तरमीम की है। मेरिट के लिए 93%, मुजाहिदीन आज़ादी के ख़ानदानों के लिए 5% और दीगर के लिए 2% कोटा मुकर्रर किया गया है। अदालत ने इसके बाद तलबा से घर वापस जाने की अपील की है। अदालत ने यह भी कहा है कि ये तरमीम अदलिया की जानिब से है, हुकूमत अपना फैसला खुद कर सकती है। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।